हेलो मेरे भाई। तो आज हम बात करने वाले मेडिसिनल केमिस्ट्री ऑफ एंटी एंजाइनल ड्रग। हम एंटी एंजाइनल ड्रग की बात कर रहे हैं। मैं एंजाइना की फार्माकोलॉजी के बारे में भी बताऊंगा, पर इस वीडियो में हम लास्ट में पढ़ेंगे कि क्या होती है एंजाइना, कितने टाइप की होती है और उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है। पहले मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो हम केमिस्ट्री में हम क्लासिफिकेशन में देख सकते हैं। सबसे मेन क्लास है इसकी ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स या नाइट्रो वेसोडाइलेटर। इसमें कुल मिला के 6 ड्रग आती है हमारी। फर्स्ट ड्रग है GTN ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट, इरिथ्रिटोल टेट्रानाइट्रेट, ट्राइनाइट्रेट, टेट्रानाइट्रेट, पेंटा इरिथ्रिटोल टेट्रानाइट्रेट। मतलब यहाँ पे भी 4 नाइट्रेट है, यहाँ पे भी 4 नाइट्रेट ग्रुप लगेंगे और यहाँ पे 3 नाइट्रेट ग्रुप लगेंगे, ठीक है। और आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट एंड आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट। इसमें एक नाइट्रेट ग्रुप लगेगा, इसमें 2 लगेंगे। और नेक्स्ट इज अमाइल नाइट्रेट, ठीक है। और नेक्स्ट हमारी जो बी क्लास है वो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के ऊपर पहले ही एक वीडियो बना के अपलोड कर दिया है मैंने, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डाल दी है। अब जाके वहाँ पे चेक कर लो, क्योंकि काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसको इस वीडियो में कवर नहीं कर सकते, तो इसका पहले ही एक वीडियो बना के अपलोड कर दिया है। और पोटेशियम चैनल ओपनर ये भी पढ़ना है, और बीटा ब्लॉकर के ऊपर भी वीडियो बन चुका है, तो आप जाके देख लो। और अदर एंटी एंजाइनल ड्रग हैं, जिसमें एक है सोडियम चैनल ओपनर। तो इसमें आता है रोनालाजिन एंड एंटी थ्रोम्बोटिक एजेंट डाइपाइरिडामोल। एंटी थ्रोम्बोटिक एजेंट वो होते हैं जो किसी भी चीज़ को तोड़ते हैं, जैसे कि कहीं पे हमारी ब्लड वेसल्स में थ्रोम्बोसिस हो गया, मतलब प्लेटलेट जम गए, तो ये वो होते हैं, उनको ब्रेक डाउन करते हैं ताकि ब्लड का फ्लो बढ़ सके आगे, ठीक है। तो ये होते हैं एंटी थ्रोम्बोटिक एजेंट। इसमें आता है डाइपाइरिडामोल। और आपको ये छोटी कैडेट की भी फोटोकॉपी भी निकलवा के आपको अपने साथ रखना चाहिए। तो देखो, अभी मैं नाइट्रेट्स पढ़ाने वाला हूँ, बीटा ब्लॉकर और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के ऊपर मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। और पोटेशियम चैनल और ये हैं जो ये भी अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं हमारे नाइट्रेट्स। तो ये फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से भी देख लिया करो फिर बाद में कि कौन से ड्रग शॉर्ट एक्टिंग है, कौन से ड्रग लॉन्ग एक्टिंग है, ठीक है। और इसमें रूट भी लिखा हुआ है कि आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट सबलिंगुअल, मतलब ये हम जीवान के नीचे रखते हैं। तो अभी हम फर्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स, ठीक है। देखो, इसमें बहुत सारी ड्रग की सिंथेसिस है, पर मैं आपको स्ट्रक्चर याद करवाने के लिए सभी ड्रग की सिंथेसिस पढ़ाऊंगा। ओनली 1 स्टेप सिंथेसिस है, तो जिस ड्रग की सिंथेसिस हो आप उसकी सिंथेसिस लिख के आ जाना, वरना मैं याद कराने के लिए सब बता रहा हूँ, ठीक है। तो ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट, अब ग्लिसराइल ही लगा हुआ है, मतलब ये किससे बना हुआ है? ग्लिसरोल से, ठीक है। तो ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट, ये इसी को बोला जाता है ट्राइनाइट्रो ग्लिसराइल, ठीक है। वही ये हमने ट्राइनाइट्रो को पहले लगा दिया, और बाद में लिखेंगे तो ट्राइनाइट्रेट लिखेंगे, और स्टार्टिंग में लिखेंगे तो ट्राइनाइट्रो ग्लिसराइल, ठीक है। ये ट्राइनाइट्रो ग्लिसरीन, ठीक है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट। तो देखो क्या बोल रहा हूँ कि ग्लिसरोल में 3 नाइट्रेट लगा दो, या ग्लिसरोल का 3 बार नाइट्रेशन करा दो, ठीक है। तो आपकी ड्रग बन जाएगी ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट। तो ग्लिसरोल का स्ट्रक्चर ही होता है 3 कार्बन और 3 OH, 3 कार्बन और 3 OH, ठीक है। तो इसमें आप नाइट्रेशन करा दो, इसमें हम नाइट्रेशन करा देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ठीक है। तो ये H2SO4 क्या करेगा? वाटर को निकालता है। ये सबसे अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है H2SO4, ठीक है। तो ये क्या करेगा? ये वाटर को निकालेगा, और ये क्या करेगा? यहाँ पे NO2 ग्रुप जोड़ देगा। तो ये HO और H+, तो नाइट्रेशन कितनी बार कराना है? 3 बार कराना है। तो ये HO, H+, ये HO, ये H, तो 3 बार क्या होंगे हमारे? H2O- होगा, और ये NO2 ग्रुप कहाँ जुड़ जाएगा? इससे जुड़ जाएगा। तो ये हमारी ड्रग बन गई क्या? ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट, ठीक है। बहुत सिंपल है, अच्छे से बता दिया। ग्लिसरोल का 3 बार नाइट्रेशन करा दो, और नाइट्रेशन को अगर तुमको समझ में ना आए ना, तो HNO3 को इसे तोड़ लिया करो, मतलब ये NO2 ग्रुप यहाँ पे लगेगा, और HO और H
H2O के फॉर्म में बाहर हो जाएंगे। और इनको बाहर कौन निकालने का काम कौन कर रहा है? H2SO4, क्योंकि ये सबसे अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। जहाँ भी आपको डिहाइड्रेशन कराना हो ये डाल दो, ठीक है। कॉन्सनट्रेटेड HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, सब में यही करना है अपन को। अब नेक्स्ट ड्रग है हमारी इरिथ्राइल टेट्रानाइट्रेट। मतलब क्या बोल रहा है? 4 नाइट्रेट कराना है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 4 कार्बन भी होंगे, ठीक है। तो इसी का फॉर्मूला होता है ये बना हुआ है इरिथ्रिटोल से, मतलब इसमें 4 कार्बन और 4 OH है। तो इसी का सेम टू सेम क्या करा दो, 4 बार नाइट्रेशन करा दो इन दी प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो हमारी ड्रग बन जाएगी इरिथ्रिटाइल टेट्रानाइट्रेट। अगर ये किसी में जुड़ा होता है तो वही L लग जाता है, मैंने कितनी बार बता दिया है आपको। तो ये बन गए हमारी ड्रग इरिथ्राइल टेट्रानाइट्रेट, ठीक है। ये H और ये OH, इसको आप ऐसा लिख लिया करो। तो ये OH और ये HHH ये H2O के फॉर्म में बाहर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट ड्रग है हमारी पेंटा इरिथ्रिटाइल टेट्रानाइट्रेट। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या आ गया? पेंटा आ गया है, मतलब और नाइट्रेशन कितनी बार कराना है? 4 बार कराना है। मतलब क्या बोल रहे हैं कि 5 कार्बन तो है, पर यहाँ पे नाइट्रेशन कितनी बार कराना है? 4 बार कराना है। तो ड्रग का नाम क्या? पेंटा इरिथ्रिटाइल टेट्रानाइट्रेट या पेंटा इरिथ्रिटोल टेट्रानाइट्रेट। तो इसको कैसे लिखना है? देखो अभी इसको क्या करना, देखो पेंटा इरिथ्रिटाइल टेट्रानाइट्रेट 4 बार करवाना है, और कार्बन कितने अपने पास? 5 है। तो एक कार्बन को बीच में लो, ठीक है, ऐसे, और बाकी में वही सेम प्रोसेस CH2O। हाँ अभी बता रहा हूँ। देखो अगर मैं यहाँ पे सेम टू अगर HH लगा दूंगा तो ये यहाँ इसका नाम ही हो जाएगा पेंटा इरिथ्रिटोल, ठीक है। तो मैं इसका डायरेक्ट इसमें NO2 ग्रुप जोड़ रहा हूँ, तो हमारी ड्रग बन जाएगी पेंटा इरिथ्रिटाइल टेट्रानाइट्रेट। देखो 1 2 3 4 4 नाइट्रेट, एक कार्बन को बीच में ले लो और ये ऐसा कर दो इसको, ठीक है। तो हमारी ड्रग बन जाएगी पेंटा इरिथ्रिटाइल टेट्रानाइट्रेट, ठीक है। अब नेक्स्ट ड्रग देखते हैं, हमारी 4th ड्रग आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट या आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट। तो अभी मैं इसकी भी सिंथेसिस पढ़ा रहा हूँ, इसकी तो सिंथेसिस में नहीं है, अभी पढ़ा रहा हूँ, 1 मिनट। तो इसकी सिंथेसिस में अगर आपको इसकी सिंथेसिस नहीं पढ़ना और ओनली स्ट्रक्चर याद रखना है, तो 2 फ्यूरन रिंग को, इन दोनों रिंग को फ्यूरन बोला जाता है। तो इन दोनों रिंग को आप ऐसे फ्यूज्ड कर दो, और यहाँ पे भी डाइनाइट्रेट है तो 2 बार नाइट्रेट ग्रुप लगा दो, ठीक है। और यहाँ पे मोनोनाइट्रेट है तो 1 बार नाइट्रेशन करवा दो, तो ये बन जाएगी ड्रग आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट। अब सिंथेसिस पढ़ना है ताकि समझ में आ जाए। तो ग्लूकोज का स्टैंडर्ड फार्मूला सभी को पता होना चाहिए कि क्या होता है। इसमें फर्स्ट पोजीशन पे एल्डिहाइड ग्रुप लगा होता है, और 3rd पोजीशन पर OH लेफ्ट साइड में होता है। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, ठीक है। ग्लूकोज का स्टैंडर्ड फार्मूला ये होता है कि 3rd पोजीशन पे OH लेफ्ट साइड ही रहेगा, और फर्स्ट पोजीशन पे एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो जब भी एल्डिहाइड का रिडक्शन कराओगे तो तुमको क्या मिलेगा? एल्कोहल। एल्डिहाइड का रिडक्शन करवा रहे हैं तो क्या मिल रहा है? एल्कोहल, एल्डिहाइड एल्कोहल, ठीक है। ये रिडक्शन, तो जब भी हमको रिडक्शन कराना है NaBH2 ही लेना है, क्योंकि सबसे अच्छा रिड्यूसिंग यही होता है, सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट यही होता है। तो ग्लूकोज का जब हम रिडक्शन करवाएंगे, ये मतलब एल्डिहाइड का जब भी हम रिडक्शन करवाएंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्कोहल में, ठीक है, OH ग्रुप में, ठीक है। और बाकी सब कुछ सेम है। अब तो ये इसी का नाम क्या हो जाएगा? सोर्बिटोल। ओल लग गया ना यहाँ पे, मतलब एल्कोहल में कन्वर्ट हो गया है। या इसी को बोलेंगे हम ग्लूसीटोल या सोर्बिटोल, ठीक है। अब हमको इसका क्या करवाना है? डिहाइड्रेशन करवाना है, ठीक है। तो अभी मैंने बताया था कि सबसे अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन सा होता है? H2SO4। तो इसका डिहाइड्रेशन हमको 2 बार कराना है, ठीक है। 2 बार करवाना है, मतलब 2 बार पानी निकालना है, 2 बार -H2O करवाना है। तो कहाँ से निकालेंगे? फर्स्ट बार निकालेंगे बिटवीन 1 एंड 4th पोजीशन से। तो 1 का OH और 4th पोजीशन का H। तो एक तो ये हो गया, और एक बिटवीन 3 एंड 6, 3 का OH और 6 का H, ठीक है। तो ये 2 बार हमने वाटर निकाल दिया, तो अब ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है।
अब ये यहाँ पे देखो, ये वाला O इससे जुड़ जाएगा इस बॉन्ड से, क्योंकि ये OH और H निकल गया। अब ये O को हम यहाँ बीच में लिख देंगे और ये वाले O को इधर ये वाली साइड लिख देंगे, तो इसका नाम बन जाएगा आइसोसोर्बाइड। अब इसी को, इसका नाम बन जाएगा आइसोसोर्बाइड। अब इसी को अगर हम इन साइक्लिक स्ट्रक्चर, इन साइक्लिक फॉर्म, अगर साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा ऐसा। देखो अभी 1 एंड 4th पोजीशन के बीच में O है, 1 एंड 4th पोजीशन के बीच में O है, मतलब इसमें यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट नहीं करना है। और 3 एंड 6 पोजीशन के बीच में O है, 3 एंड 6 पोजीशन के बीच में O, ठीक है। मतलब हमारा स्ट्रक्चर एकदम सही बना है साइक्लिक फॉर्म में। अब इसी का नाइट्रेशन करवा देंगे। अब इसी का अगर एक बार नाइट्रेशन करवाओगे, अगर यहाँ पे नाइट्रेशन करवाओगे तो आपकी ड्रग बन जाएगी आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट। और अगर 2 टाइम करवाओगे, मतलब यहाँ पे भी, तो आपकी मतलब क्या होगा, ये OH इस H के साथ बाहर निकल जाएगा और ANO2 ग्रुप लग जाएगा, और ये OH इस H के साथ बाहर निकल जाएगा और इस O के साथ क्या लग जाएगा, NO2 ग्रुप, ठीक है। इन दी प्रेजेंस ऑफ, ये भी H2SO4 की प्रेजेंस में ही हो रहा है, ठीक है। तो ये बन गया हमारा ड्रग आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट। सिंपल है। पहले क्या करना है, ग्लूकोज लेना है, ग्लूकोज का क्या करवाना है, ग्लूकोज का रिडक्शन करवाना है, मतलब एल्डिहाइड का करवाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, एल्कोहल मिलेगा। और फिर उसी का डिहाइड्रेशन करवाना है 2 बार, तो फिर हमको क्या मिल जाएगा, आइसोसोर्बाइड। और आइसोसोर्बाइड का अगर 1 बार नाइट्रेशन करवाओगे तो आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट, और 2 बार कराओगे तो आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट ड्रग है हमारी अमाइल नाइट्रेट। तो अमाइल आपको पता होना चाहिए कि अमाइल हम किसको बोलते हैं। तो अमाइल बोला जाता है आइसोपेंटाइल, मतलब 5 कार्बन है और आइसोपेंटाइल बोल रहे हैं। तो अभी मैं बता रहा हूँ कि आइसोपेंटाइल कैसा होता है, ये इस टाइप का होता है। पर अभी हमको समझना आइसोप्रोपाइल का मतलब क्या होता है। देखो, प्रोपाइल का मतलब तो 3 कार्बन होता है, और आइसो का मतलब क्या है, 1 कार्बन के अगल बगल 2 कार्बन लगे हों तो उसको बोला जाता है आइसो। तो 1 कार्बन के अगल बगल अगर 2 कार्बन लगे हैं तो कितने कार्बन हो गए, टोटल 3, तो क्या बन गया, प्रोप। अब ये इसे जुड़े हुए हैं तो क्या हो गया, वो प्रोपाइल। और 1 कार्बन के इस साइड और इस साइड भी लगे हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, आइसो। तो आइसो प्रोपाइल। अब अगर इसी में 1 कार्बन और जोड़ दे तो कितने कार्बन हो गए, 4, तो उसको क्या बोलेंगे, आइसो ब्यूटाइल। अरे ये तो सबको पता होगा कि 1 कार्बन को मिथ बोलते हैं, 1 कार्बन को मीथेन, 2 कार्बन को इथेन, 3 कार्बन को प्रोपेन, 4 कार्बन को ब्यूटेन, 5 कार्बन को पेंटेन। ये तो सबको ही पता होगा। तो 4 कार्बन को ब्यूट, 5 कार्बन को पेंट। तो पेंट जुड़ा हुआ है तो क्या बोलेंगे, पेंटाइल। तो इसीलिए अब आइसोप्रोपाइल में 1 कार्बन जोड़ दिया तो क्या बन गया, आइसोब्यूटाइल। इसी में अगर जोड़ दिया तो क्या बन गया, आइसोपेंटाइल। और 1 कार्बन जोड़ दिया तो आइसोपेंटाइल को ही बोला जाता है क्या, अमाइल। तो इसी अमाइल में अगर यहाँ पे हम नाइट्रेशन करवा दे तो हमको क्या मिलेगी, ड्रग अमाइल नाइट्रेट। अब हमारे यहाँ पे नाइट्रेट्स की सारी ड्रग खत्म होती है। जितनी भी 6 ड्रग थी सबकी सिंथेसिस के साथ और बेसिक्स के साथ उनके स्ट्रक्चर पढ़ लिए। अब नेक्स्ट ड्रग है हमारे पोटेशियम चैनल ओपनर। पोटेशियम चैनल ओपनर ये क्या करवाते हैं, ये रीपोलराइजेशन करवाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो ड्रग आती है हमारी क्या आती है, निकोरांडिल, ठीक है। इसमें हमारी नेक्स्ट ड्रग है ये। तो इसमें एक रिंग प्रेजेंट होती है पायरिडीन। पायरिडीन रिंग वो होती है 6 मेंबर्ड विथ 1 नाइट्रोजन, 6 मेंबर विथ 1 हेटेरोएटम। मतलब 1 हेटेरोएटम कौन सा, एजा मतलब क्या, नाइट्रोजन। और उसमें आप याद रख लेना, क्योंकि इसकी तो कोई ट्रिक नहीं है, तो इसको आप वैसे भी याद रख सकते हैं, और इसकी ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है। देखो, हमने अब नाइट्रेट्स भी पढ़ लिए, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का मैंने वीडियो पहले से अपलोड कर दिया, तो ये भी हो गया। पोटेशियम चैनल ओपनर भी देख लिए, बीटा ब्लॉकर के ऊपर भी वीडियो बना हुआ है। अब देखते हैं हम हमारा लास्ट पार्ट, अदर एंटी एंजाइनल ड्रग, ठीक है। इसमें सोडियम चैनल ब्लॉकर और एंटी थ्रोम्बोटिक एजेंट। तो अदर एंटी एंजाइनल ड्रग में हमारा फर्स्ट है एंटी थ्रोम्बोटिक एजेंट। तो इसमें ड्रग का नाम है डाईपाइरिडामोल। अब वो खुद ही बोल रहा है कि डाईपाइरिडामोल मतलब क्या, 2 पायरिमिडिन को जोड़ दो पहले, डाईपाइरिडामोल, ठीक है। 2 पायरिमिडिन, डाई का मतलब 2, पायरी से पायरिमिडिन, तो डाईपाइरिडामोल मतलब 2 पायरिमिडिन। तो
पायरीमिडीन का स्ट्रक्चर ये होता है कि 1/3 पोजीशन पे नाइट्रोजन होता है, मतलब इसमें 2 हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं। अगर आपको बेसिक से पता हो तो मिड का मतलब होता है 1/3 पोजीशन पे नाइट्रोजन, ठीक है। डी डाज मीडाज, मतलब अगर डी है जैसे पायरीडीन तो ओनली 1 नाइट्रोजन। अब डज आ गया पायरीडजीन तो 1-2 पोजीशन पर नाइट्रोजन होगा, और पायरीमिडीन आ गया तो 1/3 पोजीशन पे होगा, ठीक है। ये सारे बेसिक्स से होते हैं, मैं किसी दिन बता दूंगा। तो मिड का मतलब होता है 1/3 पोजीशन पर नाइट्रोजन। अब वो भले कितने भी मेंबर हो, जैसे अगर 5th मेंबर हो तो इमिडाजोल, और अगर 5 मेंबर है तो पायरीमिडीन। अगर 5 मेंबर हो और उसमें 1/3 पोजीशन पर नाइट्रोजन हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, इमिडाजोल। 6 मेंबर हो और अगर 1/3 पोजीशन पर नाइट्रोजन हो तो हम क्या बोलते हैं, पायरीमिडीन। तो 2 पायरीमिडीन को फ्यूज़ कर दो, 1/3 पोजीशन पे ही होना चाहिए। देखो यहाँ भी 1/3 पोजीशन पे, यहाँ भी 1/3 पोजीशन पे। कहाँ से भी स्टार्ट कर दो, 1 2 3 4 5 6 1 2 3। अब कहाँ से भी स्टार्ट कर दो, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। पर हाँ, करना अपन को नंबरिंग स्टार्ट कहाँ से, किसी भी नाइट्रोजन से ही स्टार्ट करना है, ठीक है। किसी भी हेट्रो एटम से ही स्टार्ट करना है। तो इन दोनों को फ्यूज्ड करा दो, इसको और इसको फ्यूज्ड करा दो। तो अब ये फ्यूज्ड करा दिया। अब इसकी नंबरिंग कैसे होगी, 1 2 3 4 5 6। इसकी नंबरिंग ये इस टाइप से होती है, 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब इसका, अब ये तो हमारी ड्रग, ये तो सिर्फ हमारी क्लास बनी है। अभी हमारा ड्रग का नाम क्या, पूरा डाईपायरिडामोल, ठीक है। इसमें एक और रिंग प्रेजेंट होती है, पाइपेरिडीन। पाइपेरिडीन रिंग का होता है कि सेचुरेटेड 6 मेंबर्ड विथ 1 नाइट्रोजन। सेचुरेटेड का मतलब होता है कि कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट ना हो। सेचुरेटेड 6 कार्बन, सेचुरेटेड 6 कार्बन विथ 1 हेट्रो एटम, और वो भी क्या, नाइट्रोजन, ठीक है। और इसमें एक ये वाला ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अब ये हमने डाईपायरिडामोल का स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है। डाईपायरिडामोल का हमने स्ट्रक्चर बना दिया। ये अभी मैंने अभी बनाते सिखाया था कि 2 पायरीमिडीन को हमको मिल के बनाना है, ठीक है। 2 पायरीमिडीन को हमको जोड़ देना है तो क्या बन जाएगी, ये हमारी क्लास बन जाएगी। अब इसी में ये ग्रुप जोड़ना है, ये भी 2 बार लगाना, ये भी 2 बार लगाना, पाइपेरिडीन भी 2 बार लगाना, ये भी 2 बार लगाना। अब नाइट्रोजन को छोड़ के और फ्यूज़न को छोड़ के जहाँ जहाँ बच रही है, देखो 4 ही जगह है। नाइट्रोजन को भी छोड़ दो, फ्यूज़न को भी छोड़ दो, यहाँ पे भी नाइट्रोजन छोड़ दो, तो कितनी जगह बच रही, 1 2 3 4। और ये भी 2 बार लगाना और ये भी 2 बार लगाना, ठीक है। तो पहले इसको लगा दो, ठीक है। एक बार यहाँ पे लगा दो, अब यहाँ पे लगाई तो इसको यहाँ लगा दो, ठीक है। कोई भी डबल बॉन्ड मत लगा देना गलती से भी, नहीं तो वो रिंग बन जाएगी पायरीडीन, ठीक है। और ये पाइपेरिडीन है, और यहाँ पे एक ये ग्रुप लगा दो। और सेम टू सेम इस साइड भी लगा दो। ये हमारी ड्रग बन गई डाईपायरिडामोल। सिंपल है, पूरा बेसिक से बताया। पहले 2 पायरीमिडीन को लो, फ्यूज्ड करो, और फिर उसमें पाइपेरिडीन रिंग जोड़ दो। और नाइट्रोजन पे कभी भी सब्स्टिट्यूशन मत कर देना, ठीक है, याद रखना। और सोडियम चैनल ब्लॉकर की एक ड्रग है रोनालाजिन, कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मैंने ड्रग बना दिया, आपको अगर याद हो सके तो आप याद रख लो, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी कुछ फार्माकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। पहले हम पढ़ेंगे थोड़ा सा एंजाइना के बारे में। तो देखो, एंजाइना एक ग्रीक वर्ड है जिसका नाम है चोक। अब अभी हम कभी ये वर्ड का कहाँ पे यूज़ करते हैं, चोक हो गया, जैसे कोई नली में पानी जा रहा है तो अरे यार नली चोक हो गई तो यार पानी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो एंजाइना का मतलब यही होता है, मतलब ब्लड वेसल्स में चोक हो जाना। अब वो चोक किस किस कारण से हो रहा है, एक तो एथेरोस्क्लेरोसिस या थ्रोम्बोसिस या स्टेनोसिस को ही बोलते हैं, फिक्स्ड स्टेनोसिस, और एक वेसोस्पाज्म। वेसोस्पाज्म का मतलब होता है इतना कॉन्ट्रैक्ट हो जाना कि बिल्कुल छोटा सा हो जाए, मतलब बिल्कुल एकदम टाइट हो जाए, ठीक है। तो उसको बोलते हैं वेसोस्पाज्म। तो फर्स्ट है एथेरोस्क्लेरोसिस, अभी इसकी डेफिनेशन भी पढ़ेंगे। पर ये देखो कि चोक किस किस कारण से हो जाना, मेनली 4 कारण है। और वेसोस्पाज्म का मतलब क्या है कि ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन के कारण, ठीक है, ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन के कारण वेसोस्पाज्म हो जाना। और ये 3 हमारी प्रॉब्लम है। तो एक्यूमुलेशन ऑफ फैटी एसिड, कोलेस्ट्रॉल वगैरह, ठीक है, अगर ये
सब कहीं भी ब्लड वेसल्स में जम रहे हैं तो उसको बोला जाता है एथेरोस्क्लेरोसिस या डिपोजिशन ऑफ फैटी मटेरियल, ठीक है। या एक्यूमुलेशन का मतलब होता है इकट्ठा होना, ठीक है। और थ्रोम्बोसिस का मतलब होता है प्लेटलेट एग्रीगेशन। अब हमारे ब्लड में प्लेटलेट भी होती है तो प्लेटलेट का भी जम जाना, ठीक है। तो इसीलिए हमने ड्रग पढ़ी थी एंटी थ्रोम्बोटिक एजेंट डाइपेरिडामोल, ठीक है। और स्टेनोसिस का मतलब होता है नैरोइंग ऑफ आर्टरीज, मतलब बहुत छोटी हो जाना, या उसी को बोला जाता है फिक्स्ड स्टेनोसिस। और एक होता है हमारा वेसोस्पास। तो अब एंजाइना को हम क्या बोलेंगे? एंजाइना इज ए साइन ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज, मतलब ये सारी चीज़ें कहाँ पे हो रही है? आर्टरीज वगैरह में हो रही है, ठीक है। तो इसीलिए बोला गया है कि एंजाइना इज ए साइन ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज। और कोरोनरी आर्टरी डिजीज डेवलप, और ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज या एंजाइना डेवलप कब होती है? ये फिर ब्लड वेसल, ये तब डेवलप होती जब ब्लड वेसल जो कि कैरी करती है ऑक्सीजन या ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और कहाँ पे भेजती है? हार्ट को। और वही ब्लड वेसल जो कि ऑक्सीजन या ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके हार्ट तक पहुंचाती है, वो अगर क्लॉग हो जाए, चोक हो जाए, किस कारण से? एथेरोस्क्लेरोसिस, थ्रोम्बोसिस, स्टेनोसिस या वेसोस्पास में कारण, तो उसी को बोला गया है एंजाइना। तो एंजाइना की 2 पैथोफिजियोलॉजी पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो एंजाइना की 2 पैथोफिजियोलॉजी में अभी फार्माकोलॉजी नहीं पढ़ा रहा हूँ, फार्माकोलॉजी में पूरे बेसिक्स पॉइंट भी बताऊँगा, तो यहाँ पे अच्छे से समझ लो। अभी अगर PGI2 वगैरह के बारे में पढ़ना है तो आप प्रोस्टाग्लैंडिन पे मैंने वीडियो बना के रखा है, ये अपने फार्माकोलॉजी का, तो वहाँ पे आप जाके देख लो। फार्माकोलॉजी 5th सेमेस्टर आर्टोकोइड्स के अंदर आता है, ठीक है, PGI2। अब इसमें है एंडोथेलियल डिसफंक्शन। जैसे हमारा क्या होता है, डिसफंक्शन का मतलब होता है कि जो फंक्शन कर रहा है उसमें कुछ गड़बड़ी हो जाना। तो एंडोथेलियल में क्या हुआ? डिसफंक्शन हुआ, तो क्या हुआ? डिक्रीज रिलीज ऑफ PGI2 प्रोस्टाग्लैंडिन, मतलब इसका रिलीज़ कम हो गया। तो इसका रिलीज़ कम हुआ तो ये क्या कर रहा है? डिक्रीज इनिबिशन ऑफ प्लेटलेट एग्रीगेशन। ये क्या करता है? प्लेटलेट को एग्रीगेट होने से रोकता है। पर अब इसी का लेवल कम, और मतलब इसी का लेवल कम हुआ तो ये क्या करेगा? ये इसको इकट्ठा होने से नहीं रोक पाएगा, और वहाँ पे क्या जम जाएगा? थ्रोम्बोसिस। अभी बताया था कि थ्रोम्बोसिस का मतलब क्या है? प्लेटलेट एग्रीगेशन, ठीक है। तो PGI2 का लेवल कम हुआ तो वो क्या नहीं कर पा रहा है? वो प्लेटलेट को एग्रीगेट होने से रोक नहीं पा रहा है, ठीक है, तो वो जम जाएगी। और अब है डिक्रीज रिलीज ऑफ NO, मतलब ये नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करवाता है? ये एक वेसोडाइलेटर है। तो अब डिक्रीज रिलीज ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, अब नाइट्रिक ऑक्साइड का ही अगर रिलीज कम हो गया तो नो रिलैक्सेशन और नो वेसोडाइलेशन, तो क्या होगा? लगातार कॉन्ट्रैक्शन होता जाएगा, और क्या हो जाएगा? वेसोस्पास, और फिर क्या हो जाएगा? कोरोनरी वेसोस्पास। तो ये कारण बन गए हमारे किसके? एंजाइना के। तो अब थ्रोम्बोसिस में हम कौन सी ड्रग दे सकते हैं? एंटी थ्रोम्बोटिक, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या दे सकते हैं? कैल्शियम चैनल ब्लोकर वगैरह। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है, तो कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? कैल्शियम। तो यहाँ पे हम CCB दे सकते हैं। CCB इस कॉन्ट्रैक्शन को रोकने के लिए और रिलैक्सेशन करवाने के लिए और वेसोडाइलेशन करवाने के लिए हम क्या देते हैं? नाइट्रेट्स, जो अभी हमने पढ़े। अब कभी एक साइंटिस्ट और आए होंगे बाद में, और फिर उन्होंने एक और डेफिनेशन दी एंजाइना की, कि एंजाइना क्या है वास्तव में? इसमें इम्बैलेंस बिटवीन O2 डिमांड एंड O2 सप्लाई, मतलब इसमें ये होता है कि O2 डिमांड और O2 सप्लाई का बैलेंस बिगड़ जाता है। मतलब जितनी हमको O2 की ज़रूरत है उतनी O2 सप्लाई नहीं हो पा रही है, मतलब जितनी ऑक्सीजनेटेड ब्लड की ज़रूरत है उतनी इसकी सप्लाई नहीं हो पा रही है। तो पैथोफिजियोलॉजी अब हम इसकी पढ़ते हैं। तो एंजाइना के 2 कारण बताए, एक तो क्या O2 सप्लाई कम हो गई और O2 डिमांड ज़्यादा है, मतलब हमको डिमांड तो ज़्यादा है पर सप्लाई कम हो रही है, ठीक है। तो इसी को बोला गया है कि कोरोनरी ब्लड फ्लो डिक्रीज, जब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजन हार्ट को सप्लाई करता था वो उसी का फ्लो कम हुआ तो O2 की भी सप्लाई कम होगी, और यहाँ पे बढ़ रही है दोनों की। तो ये किस किस कारण से हो रहा है? वेसोस्पाज्म के कारण से हो रहा है। मतलब एक तो
इतनी ज़्यादा सिकुड़ गई है कि ब्लड का फ्लो नहीं हो रहा है, या थ्रोम्बोसिस मतलब कुछ बीच में प्लेटलेट का एग्रीगेशन हुआ है तो नहीं हो पा रहा है। और ये बाकी चीज़ें मैंने बताई थी कि इन तीनों चीज़ों के कारण ये इसके कारण नहीं हो पा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर सप्लाई कम हो रही है तो वो इन कारण से, और अगर डिमांड बढ़ती जा रही है तो डिमांड बढ़ रही है तो क्या होगा, मतलब वेसोस्पाज़्म में है, मतलब क्या हो रहा है और ये वेसोस्पाज़्म मैंने अभी बताया था कि ये किस कारण से हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन के कारण से हो रहा है। तो कॉन्ट्रैक्शन के कारण से क्या हो रहा है, O2 की डिमांड बढ़ रही है। तो अगर कॉन्ट्रैक्शन लगातार हो रहा है तो क्या बढ़ेगी, हार्ट रेट भी बढ़ेगी। और कॉन्ट्रैक्टिलिटी तो पहले से ही बढ़ रही है, अगर कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ रही है तो हार्ट रेट भी बढ़ेगी और आफ्टर लोड भी बढ़ेगा और प्री लोड भी बढ़ेगा। तो ये हमारी सेकंड पैथोफिजियोलॉजी हो गई एंजाइना की। तो अब हमने ड्रग्स तो सारे डिस्कस कर ही लिए। कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या देना है, CCB। वेसोस्पाज़्म के लिए क्या देना है, वेसोस्पाज़्म के लिए भी वही देना है। और वेसोडाइलेशन कराने के लिए क्या देना है हमको, नाइट्रेट्स देना है। और ये इनके लिए हमने ड्रग पढ़ी 2-3। थ्रोम्बोसिस के लिए डाइपेरिडामोल, और भी इनके लिए जो हमने ड्रग पढ़ी रोनालाजिन वगैरह। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो।